हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। देखो भैया, आज अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको कराने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था, आज करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। एक एक क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझ समझ के करेंगे। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो भैया, क्या बोला है कि फॉर ए रिएक्शन बोला हुआ है 3A से बनता है 2B, द रेट ऑफ द रिएक्शन। आपको रेट पूछ दिया है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है 3A से 2B, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके। आपको पता होगा यहाँ पे ए मेरा किसके तरह काम कर रहा है, बोलते हैं चलो जल्दी से, किसके तरह काम कर रहा है? रिएक्टेंट की तरह। बी किसके तरह काम कर रहा है? प्रोडक्ट की तरफ। क्लियर है ना? 3 क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। 2 क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है ना? अब सुनना ध्यान से। आपको मैंने बताया था कि समय के साथ रिएक्टेंट क्या होगा? कम होगा, और समय के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? इसीलिए जब मैं इक्वेशन लिखता हूं रेट का, तो यहां पे साइन क्या लगाता हूं? माइनस। कि डिसअपियर हो रहा है ना, रिएक्टेंट क्या होता है? कम, इसलिए यहाँ पे साइन लगता है माइनस। और प्रोडक्ट क्या होता है? अपियर, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगेगा? प्लस लगेगा। बोलो क्या लगेगा? प्लस। इज इट क्लियर ना? अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट का इक्वेशन लिखना है, तो आपको मैंने बताया था कि रेट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा। क्या लिखेंगे? डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या? dt। और जो मेरा स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो किस में चले जाता है? डिवाइड में। इतना बात क्लियर है। और एक बात, जो रेट रिएक्टेंट का होगा वही रेट प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि जिस हिसाब से रिएक्टेंट कम होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्ट। पर प्रोडक्ट के साइन क्या लगेगा? प्लस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो, dB बाय dt इंटू 1/2। यहाँ 3 था तो 1/3, यहाँ 2 था तो 1/2। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया रेट का इक्वेशन। ओके, ठीक है। अब बोला क्या क्वेश्चन में? बोला है dB बाई डी टी इक्वल टू dB बाई डी टी। तो देखो ना, तो dB बाई डी टी जो होगा, इसको थोड़ा सा पहले ऊपर किया जाए। ध्यान से देखो क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि dB बाय डी टी जो होगा, ध्यान से देखना, ये 2 किधर चल जाएगा? इधर। आगे साइन माइनस तो है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 2 चल गया ऊपर, तो 2/3 को आगे लिख दो, क्या दिक्कत है? और यहाँ पे क्या आ गया? dA बाय dt एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। कहां दिया हुआ देखो, कहां दिया हुआ देखो। तो बोला है dA, सॉरी हाँ, dB बाई dt किसके बराबर होगा? कि -2/3 -2/3 dA बाई dt, dA बाई dt, दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? और ये कब आया हुआ है भैया? ये आया हुआ है सीबीएसई 2023 में। क्लियर है? ओके। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग को डाउट आता है कि सर, ये सीबीएसई वालों का है या बिहार बोर्ड वाले का है या झारखंड बोर्ड का है या कौन से स्टेट बोर्ड का है। देखो सिंपल सा बात है भाई, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना यार। ये तो किसी भी बोर्ड में आ सकता है। अगर आप कंसेप्ट को सीख लोगे तो क्वेश्चन तो कहीं का भी कर सकते हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। इसलिए आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। बहुत मुझे कमेंट आते हैं कि सर ये कौन से बोर्ड का? भाई कोई बोर्ड का नहीं है। टॉपिक मींस टॉपिक। ये क्वेश्चन किया ना, ये तो कहीं भी आ सकता है। अगर कंसेप्ट में क्लियरिटी है तो वैल्यू चेंज रहेगा, तो आप कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने सीबीएसई लिखा है, कभी कहीं पे आईसीएसई लिखा होगा, तो जितने बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैं लेके आता हूं कि एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाओ। क्लियर है क्या? तो इसीलिए हर क्वेश्चन को समझ समझ के करें। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्या बोला है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने 1 को पहले दिया और 2 को बाद में दिया। ठीक है? कब आया हुआ है? ये आया हुआ है सीबीएसई 2022 में आया हुआ है। ध्यान से देखो क्या बोला है। बोला है इन द रिएक्शन N2 प्लस H2, तो लिखो ना N2 प्लस H2 से बनता है NH3। वैसे वहां बैलेंस करके दिया हुआ है, वैसे जनरली दिया नहीं जाता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है। N 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। मैंने रिएक्शन लिख दिया। अब बोला क्या है? द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NH3, NH3 का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेट दिया हुआ है। NH3 का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेट आपको पता है। ये दोनों मेरा क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या होता है? अपियर हो रहा है, होता है। वही तो बोला है फॉर्मेशन। क्या बोला है? फॉर्मेशन। ठीक है। बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। पहले तो रेट निकालिए, और उसके बाद बोला है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये वर्ड में पता नहीं क्यों लोगों को बहुत दिक्कत आता है, क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूं तो ये वर्ड में बहुत डाउट आता है। आओ मैं आपको दोनों क्वेश्चन सिखाता हूं, ध्यान दो। अगर मैं सबसे पहले लिखता हूं रेट, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, माइनस रिएक्टेंट है N2 तो माइनस डी ऑफ N2 बाई डी टी। इसका कोई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ही है ना। इज इक्वल टू रिएक्टेंट है, इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी ऑफ H2 बाई क्या? dt इनटू, बोलो क्या है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट? 3 है तो 3 आ गया। ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी ऑफ
NH3/dt इंटू क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। याद रखना जो रेट इसका होगा वही रेट इसका होगा, वही रेट इसका होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोलाइड होगा, जिस हिसाब से रिएक्टेंट जाएगा रिएक्शन में, उसी हिसाब से प्रोडक्ट क्या होगा बनेगा। ठीक है, सब में इक्वल टू लगेगा। अब बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ द आई एम रियली सॉरी, रेट ऑफ द रिएक्शन। बट क्वेश्चन में एक डेटा गिवन है क्या कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये जो देख रहे हो ना dNH3/dt, पूरा नहीं, सुनो ये बहुत बड़ा बात बता रहा हूं। dNH3/dt इसी को बोलते हैं रेट ऑफ एपियरेंस। एपियर हो रहा है, एपियर हो रहा है, प्रोडक्ट एपियर होता है, रेट ऑफ एपियरेंस, या इसको बोला जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, बोलो हाँ या ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसका डेटा दिया ही नहीं है, इसका डेटा दिया ही नहीं है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस d/dt ऑफ NH3 इंटू कितना है 1/2। क्लियर है ना। और ये डेटा दिया हुआ है, ये वाला डेटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो, कितना दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू क्या कर देंगे 1/2, 2 से जाएगा 36, 1.8, कितना 1.8। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया रेट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, जो यूनिट यहाँ पे था। क्लियर है क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। अब अगला चीज बोला है रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ H2। तो मुझे डिसएपियरेंस ये वाला बोला, ये होता है डिसएपियर, ये होता है डिसएपियर, ये होता है एपियर, स्टोकियोमेट्रिक वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या करेंगे। अब देखो मेरा रेट तो आ चुका है ना, रेट तो आ चुका है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ H2/dt इंटू क्या है 1/3। ठीक है, हमें चाहिए क्या dH2/dt चाहिए, तो इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ डिसएपियरेंस। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और रेट कितना आया तो 1.8 इंटू बोलो ना 10⁻⁴, 3 जाएगा ऊपर, और यही वैल्यू मेरा आ गया क्या माइनस डी ऑफ H2/dt। क्लियर है। अब सॉल्व करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 3 कितना होता है 54, 5.4 इंटू 10⁻⁴, दैट इज मेरा फाइनल आंसर डी ऑफ H2/dt। यूनिट लगा लेना मोल पर लीटर पर सेकंड, वो यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एपियरेंस मतलब प्रोडक्ट वाला पार्ट, डिसएपियरेंस मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट, जिसमें हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से करो, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है देखो, ध्यान देना भैया, क्या बोला है कि फॉर द रिएक्शन A + 2B से बनता है C + D, देन द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस। पहले लिखो, रेट लॉ दिया हुआ है इस रिएक्शन का K, A की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और B का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, ये रेट लॉ होता है, आपको पता होगा। और यहाँ जो पावर होता है इसको ऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है ऑर्डर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है द कंसंट्रेशन ऑफ A इज केप्ट कांस्टेंट, A को चेंज नहीं किया, A कांस्टेंट है, एंड B इज डबल, B को डबल कर दिया गया है। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन को जब हम लोग चेंज करते हैं, या कंसंट्रेशन को या बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, तो रेट में भी चेंज आएगा। क्लियर है ना। अब देखो क्या बोला है कि A को तो कुछ नहीं किया, B को कर दिया डबल, B को कर दिया डबल, तो रेट में चेंज आएगा। कैसे आएगा देखो, चेक करते हैं। तो मेरा नया रेट लॉ क्या हो गया R डैश, यहाँ पे क्या होगा K होगा, A तो A है, ठीक है, A तो A है। क्लियर है क्या। हाँ जी भाई, बाद में उठाएंगे कॉल। हाँ, A तो A है, और B के जगह पे क्या हो गया 2B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2B का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, R डैश है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को आगे ले आओ, 4 इंटू K, यहाँ पे A है, और यहाँ पे क्या हो गया B का स्क्वायर। इतना बात क्लियर है ना, इतना बात क्लियर है ना। ध्यान से आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे KAB², के ए कहाँ गया, सॉरी KAB², इसी को रेट बोलते थे। तो मैं बोल सकता हूं जो नया R डैश है वो किसके बराबर है 4 इंटू R के, बोलो हाँ या ना। मतलब जो मेरा नया रेट आया वो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ पुराने रेट, मतलब अब जो मेरा रेट होगा वो 4 टाइम्स हो गया, मतलब क्वाड्रपल्स। आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट इज क्वाड्रपल। समझ में आया। तो दिखाओ ना किसके 4 टाइम, तो पुराने वाले के 4 टाइम। और आपने आप एक चीज और सीखा कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर आप इंक्रीज कर दोगे, तो रिएक्शन का रेट भी आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, याद रखना, एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। क्लियर है।
चलो भाई कंसेप्ट में क्लियरिटी आया। जैसे जैसे वैल्यू बोला वैल्यू को रख दिए, ये मुझे इसके तरह दिख रहा था, तो जो नया रेट है वो किसके है, 4 टाइम्स ऑफ पुराने रेट, तो क्वाड्रपल्स हो गया। क्लियर है। 2000 कब आया भाई ये क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ, देख रहे हो हर क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। हर क्वेश्चन से आपको सीख के जाना है, जल्दी से, टाइम पास नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स। अच्छा, रेट 16 टाइम्स हो गया, कब भाई, कि when the concentration increases 4 times the order of the reaction। ध्यान से देखो, वैसे तो मुंह पे ही देख के लिख रहा है, मैं आपको सही बताऊं लॉजिकली कैसे करते हैं सब क्वेश्चन को। 2024 में आया है, देखो अब बोला है 16 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन किया है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आपने बढ़ाया तो रेट हो गया 16 टाइम्स। कब हुआ होगा ऐसा, जब 4 का स्क्वायर होगा। डायरेक्टली कर सकते थे, और फ्रैक्शन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आंसर नंबर बी आप डायरेक्टली कर सकते हो, पर जिसका दिमाग चल रहा है, पर जो थोड़ा सा दिक्कत आता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो x से y, ठीक है। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखता तो क्या आता, k, और यहाँ पे आता x, ठीक है ना। अब मुझे पावर नहीं पता तो पावर मैंने a मान लिया, ठीक है। अब बोला है द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स, 16 टाइम्स बढ़ चुका है, मतलब जो मेरा नया रेट आया है वो, इसको एक बार r डैश मान लेते, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब कंसंट्रेशन को कितना कर दिया गया, 4 टाइम, मुझे नहीं पता रेट कितना बढ़ा, कंसंट्रेशन कर दिया 4x, और यहाँ पे पावर क्या रहेगा, a रहेगा। बोलो हाँ या ना। अब जरा सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ कि यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे 16 आ जाए। यही तो बोला है, जो नया रेट आया वो कितने टाइम्स आया, 16 टाइम्स आया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं a को कर देता हूं 2, तो ध्यान से देखना, अगर a को 2 कर देंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, तो 16 आ गया बाहर। तो 16 के इंटू एक्स, ए का वैल्यू 2 कर दिए थे, बोलो हाँ या ना। अगर ए का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू 2 है, तो के एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, के एक्स स्क्वायर, मतलब 16 जो आया वो किसके बराबर आया, पुराने रेट के। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पावर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, इसका मतलब ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। क्लियरिटी समझ में आया क्या। तो 16 आप देखो ना, डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो 16 आ गया या नहीं आ गया, और ये पुराना रेट तो था ही, मतलब जो रिएक्शन का रेट हुआ है 16 टाइम्स, वो कब हुआ होगा, जब पावर आपका क्या रहेगा, 2। सिंपल सब डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है A first order reaction takes 30 minutes for 50% completion। देखो भैया ये खेला बार बार होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। 50% completion का मतलब क्या होता है, ये सब चीज लिखा करो। 50% completion का मतलब होता है आधा रिएक्शन हो गया, और आधा रिएक्शन होने में आधा समय लगा होगा, और आधा समय को ही बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। बोलो ना, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। जहां देखिए 50% कंप्लीशन मतलब हाफ लाइफ पीरियड दिया है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट फॉर द 50% ऑफ द कंप्लीशन, मतलब हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है उसका 30 मिनट। ऐसे पकड़ोगे तब ना क्वेश्चन बनेगा, वरना न्यूमेरिकल्स में फंसोगे ही फंसोगे। क्लियर है क्या। ओके आगे क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। और मुझे पता है, मुझे क्या, आपको भी पता है, सबको पता है जो पढ़ रहे हैं, कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। यही तो फॉर्मूला होता है टी हाफ का। के चाहिए तो के ऊपर चला गया, तो के का वैल्यू क्या हो गया, 0.693 बाई 30। यूनिट के साथ लिखेंगे 30 मिनट, बोलो हाँ या ना। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 2 3 3 ही आ रहा है ना, देख लेना भाई। हाँ अब देखो, तो 3 से कितने बार में गया, 10 बार में गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 231। तो के का वैल्यू आएगा 231, ऊपर जाएगा 1 2 3 4, 10 की पावर -4, मिनट भी ऊपर जाएगा, तो मिनट इनवर्स कहां दिया, देखो कहां दिया है, 231। 2.5 नहीं हो सकता, 2.75 नहीं हो सकता, 1.25 नहीं हो सकता, 231 मिलता जुलता है। मतलब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो 2 डेसिमल आगे आएगा तो आपको दिख रहा होगा 2.31 इनटू 10 की पावर, हाँ जी कहाँ गया, इधर आ गया, तो माइनस कम हो जाएगा, 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। दैट्स माय फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कब आया था, 2023 में आया हुआ है, देख रहे हो। क्वेश्चन करोगे तभी तो मजा, थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, एक एक क्वेश्चन करो आगे बढ़ो। 5 में पहुंच गए, पर जल्दी पहुंच गए 5 में यार, 6 में आओ जल्दी से। हाँ जी, ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन तुम देखते ही भाग जाते हो, हाँ या ना। ठीक है, देखो भैया जिसका कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, उसी में तो ग्राफ है, तो क्वेश्चन देखते ही बना देते। पर आपको पता है कि अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर ग्राफ में आते हैं। ठीक है, बोला है ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर का ये। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, रिलेशन बिटवीन, आओ सब कुछ देखते हैं। देखो होता क्या है कि आपको पता होगा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। देखो मेरा आदत हो गया सी नॉट बाय सी टी लिखने का, ठीक है। सी नॉट मैं लेता हूं इनिशियल कंसंट्रेशन,
और सीटी लेते हैं कंसंट्रेशन है टाइम टी, पर बुक में जब दिया हुआ होता है तो सी नॉट को वहां पे बुक में आर नॉट लिखते हैं और सीटी को बुक में आर लिखा होता है। ठीक है, तो अपना अपना हैबिट बन चुका है, मेरे को सी नॉट अच्छा लगता है इसलिए मैं सी नॉट, क्योंकि सी फॉर कंसंट्रेशन होता है ना इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे आर नॉट है, आर नॉट का मतलब मेरे हिसाब से ये सी नॉट है और आर का मतलब मेरे हिसाब से ये क्या है, सीटी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको पता होगा, मैथ्स वाले और बायो वाले दोनों को पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y का मतलब y एक्सिस, x का मतलब x एक्सिस, स्लोप m का मतलब होता है स्लोप कि ग्राफ गिर रहा है या ग्राफ चल रहा है, दिस इज स्लोप, और c होता है इंटरसेप्ट कि किस पॉइंट से ग्राफ बढ़ेगा और किस पॉइंट से ग्राफ गिरेगा। क्लियर है ना, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखो के को टी में भेज दो, के टी एक साथ हो गया, 2.303 कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट को एक जगह पे रखो। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, लॉग ऑफ, अब मैं वही लिख दूं बुक वाला, सी नॉट के जगह पे क्या है आर नॉट और यहाँ पे क्या है आर। ठीक है, मैं वही लिख दिया। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये y एक्सिस है या नहीं है, y एक्सिस में कौन दिया हुआ है, log ऑफ आर नॉट बाय आर, तो ये मेरा y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, m हो गया, y इक्वल टू m, ये मेरा क्या हो गया, x हो गया। इंटरसेप्ट नहीं बचा, मतलब इंटरसेप्ट मेरा क्या है, जीरो है, इसलिए देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है। क्लियर है क्या, तो अगर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, तो y एक्सिस में कौन है, log ऑफ आर नॉट बाय आर है, x एक्सिस पे टाइम है, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, क्योंकि इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो जीरो है, और स्लोप कैसा है, आगे में साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो स्लोप ऐसा है, दिस इज द स्लोप। तो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो जाएगा k बाय 2.303, दिस इज द स्लोप। ठीक है, आई अब क्वेश्चन करते हैं। बोला व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पता है फर्स्ट ऑर्डर से ही वैलिड हो रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप क्या हो जाएगा, k बाय 2.303, ये मेरा स्लोप हो जाता है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t हाफ, k एंड t हाफ, आपको पता है t हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, k मतलब रेट कांस्टेंट, और आपको भी जस्ट क्वेश्चन कराया था कि t हाफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0.693 बाय k के बराबर होता है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको एक सेकंड नहीं लगता क्वेश्चन करने में, तुरंत करते, नंबर भी 3 आता और टाइम भी बचता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ रेट कांस्टेंट, हाँ के दिया हुआ है, तो के का वैल्यू दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स। ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू द रिएक्शन टू इट्स 1/16, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 1/16 वैल्यू। देखो आपको मैं दो तीन क्वेश्चन बहुत तगड़ा बताने वाला हूं, देखो बोला है, समझना क्वेश्चन को, रेट कांस्टेंट दे रखा है, बोला है कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन 1/16 टाइम्स, मतलब पहले कुछ था वो रिड्यूस होके बचा है 1/16 टाइम, कितना समय लगा, सुन रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका होता है, मैं मान लेता हूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मान लिया, और मैंने अपने मन से माना जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम t इक्वल टू 0, तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया 16 सी नॉट। वाई 16 सी नॉट, क्योंकि यहाँ पे बोला 1/16 वैल्यू, तो टोटल लेंगे 16, तब ना उसका एक हिस्सा लेंगे। अगर यहाँ पे होता 1/15 तो मैं यहाँ पे 15 सी नोट लेता, यहाँ लिखा होता 1/10 तो मैं यहाँ पे 10 सी नोट लेता। तो क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग लिया करो, तब जाके क्वेश्चन बनता है केमिकल काइनेटिक्स का। क्लियर है, तो बोला है 1/16 बचा है, बाकी सब क्या हो चुका है, डिकम्पोज, यही ना बोला है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट 1/16 वैल्यू, कितना समय लगा कि 1/16 ही बचा, सब रिड्यूस हो गया है। तो अब बचा कितना, टी समय जब हो गया तो यहाँ पे सी नॉट ही बचा होगा, 1/1 ही हिस्सा बचा, बाकी 15 का कहानी क्लोज हो गया। देखो अब ये डेटा आ गया, यही तो हमें चाहिए होता है, यही तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने दो तीन क्वेश्चन और लिया है। तो टाइम निकालने, तो फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी, सी नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी होता है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, टाइम चाहिए, टाइम को ऊपर भेजो, तो 2.303 k का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, देखो ना दिया है, 60 क्या सेकेंड इनवर्स, पूरा लिखोगे पूरा लिखोगे, लॉग ऑफ, देखो सी नॉट से सी नॉट गया, 16 का वैल्यू दिया हुआ है, अगर नहीं भी देता तो मुझे याद था कैसे, मैंने आपको सिखाया था कि log 16 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 4 का स्क्वायर और 2 आगे आता है, ये प्रॉपर्टी होता है ना, और log 4 का वैल्यू क्या होता है 0.60, तो 1.20 आ गया। वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा पर हम भरोसे नहीं रहेंगे, अपना सॉल्व करेंगे। क्लियर है, log 2 का वैल्यू याद होना चाहिए, ये दो तीन वैल्यू याद होना चाहिए। log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.30 होता है, log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.47 होता है, log 4 का वैल्यू क्या होता है 0.60 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, मतलब मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ऊपर कर दो ऊपर कर दो ऊपर कर दो, ठीक है।
आ जाओ। तो टाइम क्या होगा 2.303 बाई 60, सेकेंड इनवर्स ऊपर चल जाएगा तो ऊपर सेकेंड आ जाएगा, और log 60 का वैल्यू कितना था 1.20। पॉइंट हटाएंगे नीचे 20 आएगा, बोलो हाँ या ना। कितने बार में गया 2 से कितने बार में गया 50 बार में, तो टाइम आ जाएगा 2.303 बाई 50 क्या सेकेंड, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने कंसेप्ट आपको बता ही दिया है, कैसे क्वेश्चन को करते हैं, वो आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या। ओके 7 हो गया, 8 में आ जाए, 8 में आ जाए। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, चलो 8 में आ जाओ। क्या बोला 8 में, आ जाओ 8 में। हाँ, बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट। आ गया, 2019 में आया 50% कंप्लीट। फिर से मैं डायरेक्टली लिखूंगा, टी हाफ दिया हुआ है इन 25 मिनट, तो लिखो 25 मिनट लिख दिया। ओके, कैलकुलेट द टाइम इन विच 80% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। देखो फिर से 80% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 20%। क्या मैं अब टोटल कंसंट्रेशन लूंगा वो 100 सी नॉट ले लूं, क्योंकि परसेंटेज पे है तो टोटल 100 सी नॉट ले लेते हैं। तो देखो ना, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लिया 100 सी नॉट। कुछ समय बीता, कितना समय बीता टी समय बीता, तो 80% कंप्लीट हो गया, बचा कितना 20 सी नॉट। बोलो हाँ या ना। तो यही डेटा ही सबसे बड़ा चीज होता है। अब देखो निकालना क्या है, क्या निकालना, टाइम निकालना है ना। तो आपको पता है k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी। सी नॉट से सी नॉट गया, 20 से गिरा 5 बार में, लॉग 5 का वैल्यू दिया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, देना ही था। तो टाइम को ऊपर भेजो, तो 2.303 बाई के। ठीक है, और log 5 का वैल्यू कितना है 0.69। कितना है 0.69, 0.69। ठीक है, ठीक है, 2 डेसिमल तक ही लिखते हैं, काफी है 2 डेसिमल तक। और आप बोलोगे सर के तो नहीं दिया, आप के कैसे निकाले। अरे देखो ना भैया, टी हाफ नहीं दिया है क्या, तो टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 बाय के होता है ना। तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू हो जाएगा 0.693 बाय टाइम, टी हाफ कितना दिया हुआ है 25 मिनट दिया। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा 2.303 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू कितना है 0.693, और ये टाइम ऊपर चल जाएगा, तो वैल्यू आएगा 25 मिनट इंटू 0.69। ठीक है, यहाँ पे 0.69 2 डेसिमल है, आराम से काट सकते हो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम कितना आएगा 2.303 इंटू 25। इसको आपका काम है मल्टीप्लाई करना, करेंगे और आपका आंसर मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये डेटा मुझे समझाना होता है, ये वाला चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फटाफट से 8 तक पहुंच चुके हैं। आ जाओ भैया 9th में डिराइव इंटीग्रल। ओ भाई साहब लिख लो, AMAG एग्जाम में आ गया, गारंटी है। या तो जीरो ऑर्डर, या तो फर्स्ट ऑर्डर, या हाफ लाइफ पीरियड, या यूनिट, या एग्जाम्पल, कुछ भी पूछ देगा, पर पूछेगा। अब देखो इसको कराने में मुझे लगेगा 20 मिनट, इसके लिए मैंने ना एक पूरा का पूरा एक लेक्चर है, पूरा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का लेक्चर है, आई थिंक 15 मिनट का लेक्चर है। मैं कमेंट में इसमें लिंक डाल दूंगा, आप इसको साथ में देखना, पहले वीडियो देख लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करना। गारंटी है एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया कैसे डिराइव करना है पूरा फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर आपका जो दिया हुआ है ना, फर्स्ट ऑर्डर, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तो 2017 में लिखा है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आने वाले 20 साल तक ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये वीवीआई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। क्लियर है क्या, चलो ओके। बोला है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट बिकम्स। सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, ठीक है, और एक बार टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इंपैक्ट होता है सुनेंगे। टेम्परेचर को अगर आप 10 डिग्री बढ़ा देते हो, या सेल्सियस या केल्विन, अगर पहले रेट कांस्टेंट के होगा, तो अब रेट कांस्टेंट 2 के डबल हो जाता है। ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। ये सब लिख लिया करो अगर दिमाग में नहीं है तो। अब इसी से क्वेश्चन दिया है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले 0 डिग्री रहा होगा मान लेते हैं, तो अब फिर 10 डिग्री किया, 10 से कितना किया 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने अलग अलग क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे 10 के बारे में पता है। ठीक है, अगर पहले रेट कांस्टेंट के होगा, तो एवरी 10 डिग्री राइज वो 2 टाइम्स हो जाता है, तो अब कितना हो गया होगा 2 के।
फिर 10 डिग्री बढ़ा है तो फिर 2 टाइम्स हो गया होगा, 2 का कितना हो गया 4k। मतलब अब जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो गया होगा, क्वाड्रपल्स हो गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। तो ये 2 अब जो करेंगे वो क्या होगा, फिर 2 फिर 2 फिर 2। क्लियर है, चलो। हाँ जी भाई, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जनरली लोग नहीं कराते हैं क्योंकि उनको टफ लगता है, और आपको तो पता है यूट्यूब में इजी इजी कंटेंट कराते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। देखो मैं भी कभी कल कुछ कुछ इजी क्वेश्चन लेता हूँ, पर उसमें क्या करता हूँ, कुछ ऐसा चीज डाल देता हूँ जिससे आपको सीखने को मिले। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर देखोगे ना, पीवाईक्यू कभी देख लिया करना, टेबल वाले क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन मिलेंगे और समझ में नहीं आता है। तो सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 मिनट लगेगा। अगर आप 2x में देख रहे हो तो इस क्वेश्चन के लिए 1x पे कर दो, क्योंकि आपको आराम आराम से मुझे समझाना पड़ेगा। क्लियर है, ध्यान दो। बोला है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक्स, फलाना ठिकाना जो भी है। काम का बात यह है, डिटरमाइन द रेट लॉ। अपने को रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है बोलो ना, रेट लॉ लिखना है। क्लियर है ना, ध्यान देंगे। कैसे लिखेंगे, आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू K होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, P है, और रिएक्टेंट में कौन है, Q है। और यहाँ पे पावर लगा देंगे A, यहाँ पे पावर लगा देंगे B। A और B क्या होता है, ऑर्डर। और यही हमें निकालना होता है। जैसे A और B आ गया तो हमारा रेट लॉ आ जाएगा। ठीक है, पर कैसे करेंगे सॉल्व, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। 1x पे कर दो बोल रहा हूँ, 1x पे कर दिया ना। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोग डील करेंगे P को, फिर डील करेंगे Q को। अलग अलग डील करेंगे, दोनों का पावर निकालना है तो अलग अलग डील करेंगे। कैसे, देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया कंसंट्रेशन, ये जो है ना दिया हुआ P का, मैंने लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, क्यों लिया, आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो मेरा P का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे P का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट, अगर रेट कांस्टेंट है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अगर मेरा कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट में उसका इंपैक्ट नहीं होगा। आपको पता है कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रेट घटेगा। ये तो कांस्टेंट है, मतलब इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर उसी एक्सपेरिमेंट में आप देखो, Q का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया। बोलो हाँ या ना। मतलब रेट में जो भी इंपैक्ट आया होगा वो किसके वजह से आया होगा, Q के वजह से आया होगा। चेक करते हैं क्या इंपैक्ट आया। पहले था 3 इंटू 10 की पावर -4, बाद में भी 3 इंटू 10 की पावर, देखो निकम्मा निकल गया क्यू। क्यू को हमने बढ़ाया, 3 टाइम्स बढ़ाया। क्यू को 3 टाइम्स बढ़ाने के बाद भी रेट में कोई चेंज नहीं आया, रेट में नो चेंज। मतलब सिंपल सा बात देखो, मैं आप पे मेहनत करते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, पर आपके दिमाग में अगर कुछ भी नहीं जा रहा, मतलब सब क्या है, खाली है, सब शून्य है। मतलब आपने क्यू का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पर रेट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि बी का पावर क्या है, 0, क्योंकि एनीथिंग 0 टेंड्स टू बी 1। बी का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लीजिए, रेट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि बी का ऑर्डर क्या है, मेरा 0 है। समझ में आया, एक बात क्लियर है। अब एग्जाम में बोलोगे सर लिखेंगे कैसे, तो आप लिखोगे ऐसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर, लेट या टेक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ले लिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि, क्या देखा, कहाँ गया, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ पी क्या है मेरा, कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन पी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्यू जो है वो क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम इंक्रीज किया गया है, but there is no change in the rate, but there is no change in the rate, it means b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब डायरेक्टली दिखाओ ना, बस हो गया, इतना ही तो दिखाना है। ठीक है, b का क्या हो गया, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से मेरे को क्या मिल गया, q का पावर मिल गया। अब सेम चीज दोहराना है इधर वाले पे। अब हम देखेंगे, इधर लेंगे कांस्टेंट, मतलब q पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़े, और p पे करेंगे चेंज। ध्यान से देखो, सेम चीज अब उसके साइड करेंगे, देखना ध्यान से। अब मैंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया, ध्यान से देखो, जहां पे Q कांस्टेंट हो। देखो यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है ना। अब यहाँ पे Q मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब P पे आया चेंज, देखो क्या चेंज आया, 0.30 से 0.10 हो गया। मतलब कि मेरा कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स डिक्रीज किया, कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स डिक्रीज किया। तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, 9 था और यहाँ पे 3 हो गया। मतलब रेट भी 3 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब अगर 3 टाइम्स घटाए हैं तो रेट भी 3 टाइम्स घट गया। 3 में 3, मतलब पावर क्या रहा होगा, 1। तो यहां से पता चल गया कि पी की पावर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। या उल्टा देख लो, अगर आपने कंसंट्रेशन को 3 से 2 में जाएंगे तो 3 टाइम्स बढ़ाया है, तो रेट भी क्या हो गया, बोलो ना, 3 टाइम्स बढ़ गया। 3 में 3, अगर 3 में 3 है
पावर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। अगर 2 में 2 होता तो पावर क्या रहा होता, 1। फॉर एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऐसा मान लो अगर ऐसा होता कि 0.10 0.20, ठीक है, हमने कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाया और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ ऐसा होगा 3.0 और यहाँ पे हो गया 9.0, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो यहाँ पे बोलो क्या हुआ, कंसंट्रेशन 9 तो नहीं लेंगे, हाँ ले लो, कोई दिक्कत, 3 है और यहाँ पे क्या हो गया 9, तो कितना टाइम्स बढ़ गया यहाँ पे, 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पे देखो ये मत लो एग्जाम्पल, या फिर ऐसा ले लो 4.0 ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 4.0 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 16.0। अब बताओ कंसंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ गया, 16 यहाँ पे है ना, 4 4 जा 16, 4 टाइम्स बढ़ गया। कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो 2 टाइम्स किए बढ़ा 4 टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हो 3 था तो पावर क्या आएगा 1। यहाँ पे अगर 4 टाइम्स होता तो यहाँ पे क्या होता 2 का स्क्वायर, तब वहां पे पावर क्या हो जाता बी हो जाता। तो यहाँ से मुझे रेट क्या मिल जाएगा, के है, पी की पावर 1 हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 टेंड्स टू बी 1, दैट इज द रेट लॉ ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे देखा करो, 3 में 3 पावर 1, अगर 3 में 9 होता तो ऑब्वियस सी बात ये स्क्वायर है, 3 का क्या है स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या हो जाता 2। और यहाँ 27 होता तो 3 का क्यूब हो जाता, तो ऑर्डर क्या हो जाता 3 हो जाता। ऐसे चेक करते हैं, क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट। वही दिया 50% कंप्लीट, मतलब क्या दिया भाई, टी हाफ दिया भाई, क्या टी हाफ अपने को दिया भाई, कितना दिया बोलो ना भाई, 30 मिनट दिया भाई, ठीक है, दिया भाई 30 मिनट, बार बार वही दे रहा है। ओके, एंड at 300 Kelvin, okay, and in 10 minutes calculate the activation। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन है, देखो ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको मैंने बताया था कि log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू क्या होता है, EA बाय 2.303 इंटू आर, यहाँ पे होता है 1 बाय T1 बाय 1 माइनस T2। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, बोलो ना हाँ या ना। और यहाँ पे EA को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यही मुझे निकालना है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब अपने को क्या क्या दिया है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट। तो टी हाफ क्या होता है 0.693 बाय के होता है, 50% कंप्लीट है तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.693, टी हाफ कितना दिया हुआ है 30 मिनट। ओके, अब यहां से मेरे को के का वैल्यू मिल गया, बोलो हाँ या ना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा आप ही करोगे, मैं आपको सब वैल्यू पुट कर दूंगा। यहां से के का वैल्यू मिल गया, क्लियर है। एंड इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन, रुक जाओ, कंफ्यूज कर जाओगे क्या, ये जो मेरा के आया इसको मैं K1 बोल देता हूँ, ठीक है, K1 बोल देता हूँ। पर ये कौन से वाले टेम्परेचर के लिए आया 300 केल्विन, मतलब ये T1 के लिए आया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल गया, T1 मिल गया कितना 300 केल्विन, T1 मिल गया, और T1 का मेरे को K1 मिल गया कितना 0.693 बाय क्या 30 मिनट। ठीक है, अगला क्या बोला देखो, अगला बोला एंड इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन, मतलब जब टेम्परेचर मेरा 320 कब आया 2023 में आया, ओके 320 केल्विन था, तो हम लोग K2 कैसे निकालेंगे बोलो, तो K2 कितना हो जाएगा 0.693, क्योंकि वो हाफ लाइफ पीरियड दिया है, एंड 10 मिनट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मिनट्स। ठीक है, अब देखो क्या क्या मिल गया, T1 मिल चुका है, T2 मिल चुका है, K1 मिल चुका है, K2 मिल चुका है, ठीक है ना। R का वैल्यू तो पता ही होता है, दिया हुआ ही है, ठीक है, सब वैल्यू दिया है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, सॉल्व कर लोगे। मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि सर थोड़ा सा कर दीजिए। तो लॉग है ना K2 का है मेरा, हाँ, तो 0.693 बाय 10 बाय K1 क्या है, K1 0.693 बाय 30, ठीक है, और कहाँ गया इज इक्वल टू EA बाय 2.303, आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 डिवाइडेड बाय 1 बाय T1 कितना है 300 बाय T2 कितना है 1 बाय 320, एलसीएम ले लोगे। अब यहाँ से देखो क्या हुआ 0.693 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये ऊपर चल जाएगा log 3 आ जाएगा ना, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, लिख लो 0.47। अब इसको यहाँ पे रख देना और सॉल्व कर लोगे तो आपका EA का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से सॉल्व करो यार, थोड़ा तो खुद से करो यार, ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा खुद से करोगे वरना यहाँ पे मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने वैल्यू पुट कर दिया सारा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये कितना था, ये कितना था भाई, ये 12 था ना, ओके 13, मुझे लगा कोई क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, आ जाओ 13 क्या बोला है कि अ रिएक्शन इज इन फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर ए में है सेकंड ऑर्डर बी में है। ठीक है, तो पहले लिख लो, तो रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ होगा के है ए है
ए है फर्स्ट ऑर्डर में और बी है मेरा सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है। बोला है ना रिएक्शन इज इन फर्स्ट ऑर्डर इन ए का फर्स्ट ऑर्डर है, बी का सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। बोला है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन बी 3 टाइम्स। ओके, ए को चेंज नहीं किया तो बी को क्या कर दिया 3b। ऐसा क्वेश्चन तो अभी जस्ट किए हैं, तो रेट चेंज होगा, आर डैश क्या हो जाएगा बोलो, के है, ए है, पावर तो इसका 1 है, तो यहाँ पे हो गया 3b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 9 आगे आ जाएगा, तो 9 इंटू के इंटू ए की पावर 1 और यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो के ए की पावर 1 बी का स्क्वायर को हम लोग आर बोलते हैं, देखो यहाँ पे आर है ना, तो जो नया रेट आया वो कितना आया है 9 टाइम्स ऑफ पुराने रेट, तो लिखेंगे हेंस द रेट विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ही करोगे, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अब ए को भी डबल किया बी को भी डबल, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 2b लिखेंगे, तो देखो क्या होगा 2b लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 टाइम्स हो जाएगा। अब चेक करना रेट कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, आ जाते हैं फटाफट से 14 में क्या बोला है, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट क्वाड्रपल्स हो गया, अगर पहले के रहा होगा तो बाद में एक 4k हो गया होगा, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313। अगर पहले टेम्परेचर 293 है तो बाद में टेम्परेचर 313 हो गया होगा। आप देख के भी बोल सकते हो, यहाँ पे याद है 10 डिग्री बढ़ाए होंगे तो 303 हुआ होगा, फिर 10 डिग्री बढ़ाए होंगे 313 हुआ होगा, एवरी 10 डिग्री ट्वाइस हो जाता है 2k 4k, देखा जाए तो वही क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वही सब क्वेश्चन बार बार आता है घुमा के, ठीक है। क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मैं नहीं करूंगा सॉल्व, क्यों, वही क्वेश्चन है, log ऑफ k2 बाई k1, log ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू ea बाय 2.303 इंटू आर। वो क्वेश्चन तो फिर भी अच्छा था, ये तो बहुत ईजी है। T1 कितना दे रखा है, T1 है 293 और T2 कितना है 313, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये निकालना है, K2 की जगह पे क्या रखोगे 4k, K1 की जगह पे k कट जाएगा, log 4 का वैल्यू होता है 0.60, वो भी दिया हुआ है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने लायक नहीं, खाली कैलकुलेशन है, आराम से बनाओगे, ठीक है। चलो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं करवाने वाला हूं, एक क्वेश्चन हमेशा आपके लिए छोड़ के जाता हूं, वही वाला, एक रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल एंड रिड्यूस टू हाफ। दो क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स पे भेजोगे और आंसर मैं आपका देखूंगा, क्लियर है। कल सॉल्यूशन कराया था, आज आपको केमिकल काइनेटिक्स करा रहा हूं, ऐसे ऐसे करते करते 10 दिन में मैं आपको 10 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक और सीरीज लेके आएंगे, वहां पे भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला सीरीज कंप्लीट करते हैं, फिर नया सीरीज लेके आऊंगा, क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।